नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 4 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में ये इंडेक्स पब्लिश हुआ। ये इंडेक्स विभिन्न देशों को रैंकिंग देता है इस आधार पर कि किस देश में सबसे ज़्यादा बेहतर इकोसिस्टम है इनोवेशन के लिए। अगर देखो जिस देश में सबसे अच्छा इन्वायरमेंट है इनोवेशन के लिए तो उसको सबसे अच्छी रैंकिंग मिलेगी इस इंडेक्स में, एंड वाइस वर्सा। तो 2020 में 131 देशों को रैंकिंग दी गई है इस इंडेक्स में। और किसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है? ये इंडेक्स जारी किया जाता है WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल, इन तीनों के द्वारा मिलके कौन से पैरामीटर्स को देखा जाता है इस इंडेक्स की रैंकिंग प्रिपेयर करते वक्त। ये पैरामीटर्स का नाम है, सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट और सबसे लास्ट में क्रिएटिव आउटपुट। थीम क्या है 2020 की? थीम है हु विल फाइनेंस इनोवेशन, मतलब इनोवेशन के लिए पैसा कौन देगा, फाइनेंस कौन करेगा। देखो इस 2020 के इंडेक्स में स्विट्जरलैंड को टॉप स्थान प्राप्त हुआ है और स्विट्जरलैंड के बाद नंबर आता है स्वीडन का, उसके बाद USA, उसके बाद UK और सबसे लास्ट में, मतलब सबसे लास्ट में नहीं, 5वें नंबर पे नीदरलैंड। इंडिया का जो स्थान है इस इंडेक्स में 48 है। और देखो ये पहली बार हुआ है कि इंडिया टॉप 50 में शामिल हुआ है। इंडिया सबसे ज़्यादा इनोवेटिव कंट्री है सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया में और थर्ड मोस्ट इनोवेटिव लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है इंडिया पूरे वर्ल्ड में। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के बारे में। चलते हैं आगे। मिशन कर्मयोगी, ये हमने वैसे एडिटोरियल की डिस्कशन में तो डिस्कस किया था, बट ये प्री के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट ये है, यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में मिशन कर्मयोगी को लिए अप्रूवल दिया है। क्या ये मिशन कर्मयोगी सिविल सर्वेंट्स को कर्मयोगी बनाने के लिए है? ये मिशन कर्मयोगी। कर्मयोगी मतलब उद्देश्य इस मिशन को लॉन्च करने का ये है, हमारे देश में जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव बने, इमेजिनेटिव और प्रोएक्टिव बने, इनोवेटिव और प्रोग्रेसिव बने, प्रोफेशनल, एनर्जेटिक, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। ये सारी क्वालिटीज़ सिविल सर्वेंट्स में होनी चाहिए। आमतौर पे देखो हमारे देश में अलग अलग डिपार्टमेंट्स सिविल सर्वेंट्स को अलग अलग ढंग से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। रिडंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, सेम चीज़ को बार बार अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा पढ़ाया जाता है और रिसोर्सेज का भी वेस्टेज होता है। अगर यूनिफिकेशन होगा सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में तो बेहतर ढंग से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकेगी, स्टैंडर्ड्स सेम होंगे और रिसोर्सेज का भी अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सकेगा। तो इस मिशन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? देखो एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म और इस पोर्टल को ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड होगी। यहां पर देखिए, तो पोर्टल पे सारा कंटेंट मिलेगा सिविल सर्वेंट्स को। सिविल सर्वेंट्स उस कंटेंट की सहायता से चीज़ें सीख सकेंगे, सॉफ्ट स्किल्स भी और हार्ड स्किल्स भी, मतलब बेसिक बात करने की स्किल्स और इसके साथ साथ जो एक्सपर्टीज़ होती है किसी मामले से संबंधित, जैसे कोई वाटर स्फीयर में एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहता है, कोई डिफेंस संबंधित मामलों में एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहता है, हर प्रकार की एक्सपर्टीज़ हासिल की जा सकेगी इस पोर्टल की सहायता से। 3 बॉडीज़ भी इस्टेब्लिश की जाएंगी। सबसे ऊपर तो देखो होगी ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होंगे, इसमें सिलेक्टेड यूनियन मिनिस्टर्स होंगे, चीफ मिनिस्टर्स होंगे। ये जो बॉडी होगी ना सबसे ऊपर ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, ये अप्रूवल देगी, मतलब सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग से संबंधित किसी प्रोग्राम को अप्रूवल देना है तो ये ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल उस प्रोग्राम को अप्रूवल देगी। उसके बाद बीच में होगी कोऑर्डिनेशन यूनिट, इसके हेड होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी जिसमें कुछ सिलेक्ट सेक्रेटरीज और कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ होंगे। सबसे नीचे कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ये काम करेगी, मतलब एक्चुअल में इस मिशन की देखरेख का काम ग्राउंड लेवल पे इसी कमीशन के पास होगा। इस कमीशन में रिलेटेड फील्ड्स के एक्सपर्ट होंगे, ग्लोबल प्रोफेशनल्स होंगे। ये कमीशन प्रिपेयर करेगा और मॉनिटर करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स को,
इवन गवर्नमेंट में जो ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी ऑडिटिंग भी इसी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के द्वारा की जाएगी। ये फंडिंग है। 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाएगी आने वाले 5 सालों में और इसके लिए पैसा एलोकेट किया गया है 510 करोड़। तो ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली मिशन कर्मयोगी के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा आर्टिकल क्वेश्चन आवर के बारे में है। क्वेश्चन आवर के बारे में प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी न्यूज़ में है क्वेश्चन आवर। क्यों? लोकसभा के सेक्रेटरीट ने ये बोला है कि कोविड-19 के कारण क्वेश्चन आवर का सेशन नहीं कंडक्ट होगा इस बार के मानसून सेशन में। हालांकि जब कंट्रोवर्सी जनरेट हुई तो लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा ये बोला गया जो स्टार्ड क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछे जा सकते, अनस्टार्ड क्वेश्चंस तो पूछे जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन आवर में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्ड क्वेश्चंस, अनस्टार्ड क्वेश्चंस और सबसे लास्ट में शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। स्टार्ड क्वेश्चंस के ऊपर स्टार लगा होता है और मिनिस्टर्स को इनका आंसर ओरली देना पड़ता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं उस एमपी के द्वारा जिसने स्टार्ड क्वेश्चन पूछा है। दूसरे नंबर पे अनस्टार्ड क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आंसर्स मिनिस्टर्स रिटन फॉर्म में दे सकते हैं। चूंकि आंसर रिटन फॉर्म में दिया जाता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी फॉलोअप क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। तीसरे नंबर पे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अगर देखो क्वेश्चन पूछने के लिए 10 दिनों से कम का समय दिया गया है तो वो होगा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन और इसका आंसर भी ओरली दिया जाता है। ये क्वेश्चन आवर जो होता है ना, सरकार की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने का काम करता है। फाइनल अथॉरिटी देखो क्वेश्चन आवर के कंडक्ट के मामले में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की होती है। वैसे तो क्वेश्चन आवर हर एक दिन होता है जब जब पार्लियामेंट का सेशन ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन 2 एक्सेप्शंस हैं। जिस दिन प्रेसिडेंट अपना एड्रेस देते हैं एमपीज को सेंट्रल हॉल में और दोनों हाउसेज इकट्ठा होते हैं, उस दिन क्वेश्चन आवर नहीं कंडक्ट होता। इसके अलावा जब बजट प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उस दिन भी क्वेश्चन आवर का सेशन नहीं कंडक्ट होता। नेक्स्ट है जीरो आवर। देखो वैसे क्वेश्चन आवर के बारे में तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के में मेंशन है, बट जीरो आवर के बारे में मेंशन नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। तो ये इंडिया की इन्वेंशन है, इंडिया की इनोवेशन है। 1962 के बाद से ही जीरो आवर का सेशन पार्लियामेंट में कंडक्ट होता है। इसे जीरो आवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आवर के बाद में कंडक्ट होता है। देखो पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है सुबह 11 बजे से, 1 घंटे तक क्वेश्चन आवर का सेशन चलता है, इतने 12 बज जाते हैं। तो 12 बजे ये जीरो आवर का सेशन कंडक्ट होता है, इसलिए नाम रख दिया जीरो आवर। और या फिर इसे आप कह सकते हो पार्लियामेंट का एजेंडा जब से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन आवर के बीच का जो समय होता है उसे कहा जाता है जीरो आवर। और होता क्या है इस जीरो आवर में? जीरो आवर में देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा बहुत ही जरूरी और अर्जेंट मैटर्स रेज किए जाते हैं बिना प्रायर नोटिस के। जैसे देखो अभी इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस हैं और पार्लियामेंट का सेशन ऑर्गेनाइज है, मतलब चल रहा है। तो फिर अगर वैसे क्वेश्चन पूछना होगा तो नोटिस देना पड़ता है प्रॉपरली, लेकिन अर्जेंटली इस इशू पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो जीरो आवर में ये इशू उठा सकते हैं और इसके लिए किसी नोटिस को देने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन बी ईटर के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? ग्रीन बी ईटर को देखा गया दिल्ली एनसीआर रीजन में आर्टिकल पब्लिश हुआ है ग्रीन बी ईटर के बारे में। शुरुआत में तो देखो ग्रीन बी ईटर के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है, दिखता कैसा है। देखो आमतौर पर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है कि पक्षी दिखता कैसे है, हरे रंग का है, लाल रंग का है, आंखें लाल रंग की हैं, चोंच कैसी है, पतला है, मोटा है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछती यूपीएससी। अगर आप पुराने पेपर्स एनालाइज करोगे तो सेफली आप ये एज्यूम कर सकते हो। यूपीएससी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछती है हैबिटेशन के बारे में, मतलब कहाँ पे पक्षी मिलता है, आयुष्मान की रेड लिस्ट में स्टेटस क्या है और साइट्स कन्वेंशन में क्या स्टेटस है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या स्टेटस है। और देखो सही बताऊं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी 1-2 बार ही यूपीएससी ने पूछा है, मतलब बहुत ज़्यादा बार तो नहीं पूछा। आयुष्मान की रेड लिस्ट में स्टेटस क्या है, इस पर यूपीएससी ज़्यादा फोकस करती है। तो आयुष्मान की रेड लिस्ट में ग्रीन बी ईटर का जो स्टेटस है लीस्ट कंसर्न है। वैसे देखो इसे हाई ट्री के ऊपर या फिर वीट के जो
पौधे होते हैं उनके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी पोल के ऊपर, वायर्स के ऊपर या फिर दूसरे ऊंचे स्थानों पर देखा जा सकता है। ये इंडिया में बहुत सारी जगहों पर मिलते हैं। वेस्ट अफ्रीका में, मोरिटानिया, सब साहरन अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इंडिया में, नेपाल में, इन सभी जगहों पर इस ग्रीन बी ईटर को देखा जा सकता है। सभी प्रकार के हैबिटेट्स में ये रहते हैं, जैसे वेटलैंड्स, स्क्रबलैंड्स, इवन डेंसली पॉपुलेटेड जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं वहाँ पर भी ग्रीन बी ईटर को देखा जा सकता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस प्रोग्राम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी ने लॉन्च किया है ये प्रोग्राम निधि प्रोग्राम के अंतर्गत। तो आप कह सकते हो ये जो एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस प्रोग्राम है ये निधि प्रोग्राम का एक सब प्रोग्राम है। निधि प्रोग्राम का क्या मतलब है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। एम क्या है इस EIR प्रोग्राम का? इसका एम देखो ये है, वो एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप खोलना चाहते हैं बट देखो उन्हें डर लगता है। अभी मतलब कोई पर्सन है, मान लीजिए XYZ, वो जॉब कर रहा है कहीं पर, इन्फोसिस में, TCS में, IBM में, लेकिन उसके पास एक आइडिया है बट उसे डर लगता है कि कहीं मैं जॉब छोड़ के अपने स्टार्टअप के आइडिया को परस्यू करने जाऊंगा तो रिस्क है, मतलब ऐसा ना हो कि मेरी जॉब भी छूट जाए और वो आइडिया सफल ना हो। तो इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ताकि बेस्ट टैलेंट जिनके पास आइडिया है वो अपना स्टार्टअप का आइडिया इंप्लीमेंट करने के लिए आगे आएं बिना डरे। इस प्रोग्राम में देखो फंडिंग दी जाएगी बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स को ताकि वो अपने बिजनेस आइडिया को परस्यू कर सकें। कितनी फंडिंग दी जाएगी? पर मंथ 30,000 और मैक्सिमम टोटल सपोर्ट एक पर्सन को दी जा सकती है 3,60,000। नोडल डिपार्टमेंट है इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब लास्ट में निधि के बारे में भी हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस प्रोग्राम जो है वो निधि का ही सब प्रोग्राम है। निधि का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। देखो बहुत सारे लोगों के पास आइडिया होता है लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पाती, तो उन आइडियाज़ को सपोर्ट करना इस प्रोग्राम का मकसद है ताकि वो लोग जिनका आइडिया है वो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स स्टार्ट कर सकें। निधि प्रोग्राम के अंतर्गत प्रयास प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। प्रयास का पूरा नाम है प्रमोटिंग एंड एक्सेलेरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स। इस प्रोग्राम में क्या होता है, जो इस्टाब्लिश्ड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं उनको पैसा दिया जाता है। ऑलरेडी देखो ऐसे लोग जो कि नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उनको पैसा दिया जाता है ताकि वो इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करें, उनको ग्रांट दें, उनकी मदद करें नमूना डेवलप करने में। अब आपके पास कोई आइडिया है, उस आइडिया से आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो प्रोडक्ट का नमूना तैयार करने के लिए आपको बहुत सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के द्वारा और इसके लिए ग्रांट दी जाती है उनको। ये है प्रयास प्रोग्राम जो निधि प्रोग्राम का सब प्रोग्राम है। उसी प्रकार से एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस प्रोग्राम भी निधि प्रोग्राम का सब प्रोग्राम है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में टोटल रिवॉर्ड्स जितने मिलते हैं इस स्कीम के अंतर्गत उन पर लिमिट लगा दी गई है। मकसद इस स्कीम को लॉन्च करने का ये था, हमारे देश में नोटिफाइड जो गुड्स हैं जो हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर हुए हैं उनके एक्सपोर्ट को बूस्ट करना। 1 अप्रैल 2015 को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है। ये स्कीम 2020 तक एप्लीकेबल है। 2020 अभी चल रहा है, तो 31 मार्च 2020 तक ये एप्लीकेबल है फिलहाल के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम के अंतर्गत एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए 22,000 करोड़ पर ईयर एलोकेट किए हैं। इस स्कीम में होता क्या है, एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव दिया जाता है। जो रियलाइज्ड फ्री ऑन बोर्ड होता है उसका कुछ परसेंटेज इंसेंटिव के तौर पे एक्सपोर्टर्स को दिया जाता है और ये इंसेंटिव दिया जाता है MEIS ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट की फॉर्म में।
जिसे यूज़ किया जा सकता है बिजनेसमैन के द्वारा, एक्सपोर्टर्स के द्वारा नंबर ऑफ टैक्सेस और ड्यूटीज़ देने के लिए, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स। इवन देखो इंपोर्टेड इनपुट्स और स्क्रिप्ट जो ये होते हैं, जो इंसेंटिव के तौर पे दिए जाते हैं, इनको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी रहे एक्सपोर्टर्स के पास कि वो किसी और को देना चाहते हैं तो कोई और अपनी ड्यूटी में ये कूपन रिडीम कर सके। एक प्रकार से कूपन ही आप कह सकते हो। ये जो इंसेंटिव दिए जाते हैं इस स्कीम के अंतर्गत, ये देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड यूनिट्स को भी अवेलेबल होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट्स लोकेटेड हैं वो भी इन इंसेंटिव्स को अवेल कर सकती हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब ये 5 स्टेटमेंट्स हैं, आप इनके बारे में ध्यान से पढ़ लीजिए, सोच लीजिए आपके अनुसार कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के बारे में स्टेटमेंट गलत है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा नहीं पब्लिश किया जाता, 3 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड बिजनेस और एक पहले नंबर पे WIPO। दूसरी स्टेटमेंट क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर के बारे में, ये भी गलत है। क्वेश्चन आवर तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, जीरो आवर नहीं मेंशन है। तीसरी स्टेटमेंट मिशन कर्मयोगी के बारे में सही है। चौथी स्टेटमेंट ग्रीन बी ईटर के बारे में गलत है। ये आयुष्मान की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है। ये देखिए आप, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है। और इंसेक्ट्स खाए जाते हैं, मक्खियाँ खाई जाती हैं इस ग्रीन बी ईटर के द्वारा, जैसा नाम से ही पता लगता है। ये बात शायद हमने नहीं डिस्कस की थी जब हम इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट में है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है? बिल्कुल ठीक। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।